बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, टॉपिक है, वो है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। मतलब ये कि बायोलॉजी जो साइंस है, इसने ह्यूमन बींग्स की क्या क्या मदद की है, इसकी बायोलॉजी की इंसानियत के लिए क्या क्या खिदमात हैं, क्या रोल इसने प्ले किया है इंसानियत की बेहतरी के लिए, ह्यूमन बींग्स की बेहतरी के लिए, और कहाँ कहाँ पे इसने उनको सर्व किया है। तो हम पहले देखते हैं कि जो है ना, इसने डिफरेंट बायोलॉजी ने जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो रोल प्ले किया, जिससे जो ह्यूमन बींग्स है उसके लिविंग स्टैंडर्ड जो हैं वो इंक्रीज़ हुए। सबसे पहले हम कहते हैं कि इसने जो किया है, इंक्रीज़ किया है, जो सर्विस पहली दी है वो है इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन को इन्हेंस किया है। इसके अलावा बायोलॉजी ने ह्यूमन काइंड की जो है वो सर्विस की है बाय कम्बैटिंग द डिजीज़। और थर्ड वन है प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। मतलब एक बात तो ये है कि बायोलॉजी ने जो है वो मैनकाइंड की सर्विस की है, कैसे कि जो है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है। ठीक है, जो पहले खुराक थी अब के मुकाबले में आजकल के दौर में आप खुद देखें कि आपको हर सीज़न के अंदर हर फूड जो है वो अच्छी क्वालिटी के अंदर अवेलेबल होता है। तो उसमें भी क्या है, बायोलॉजी का रोल है। बायोलॉजी का रोल कैसे है कि बायोलॉजी ने ही क्या किया है कि डिफरेंट नई वेराइटीज़ जो हैं वो मार्केट के अंदर लाए हैं। इसके अलावा जो है नए फर्टिलाइज़र्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं, जिससे जो डिज़ीज़ अटैक होता था प्लांट्स पे, वो क्या हुआ, कम से कम हो गया, और फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया। आगे मज़ीद हमसे डिटेल में देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका जो सर्विस है दूसरी, वो है कम्बैटिंग डिजीज़ के, मतलब बीमारियों से लड़ना। ठीक है, अब बायोलॉजी की मदद से हमारे क्या हो गया, हमने डिफरेंट वैक्सीन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, मेडिसिन्स वगैरह हैं, ड्रग्स वगैरह वो जो हैं बना ली हैं, जो कि क्या करती हैं, डिफरेंट बीमारियों के अगेंस्ट वर्कआउट करती हैं, और उससे ह्यूमन हेल्थ क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है, बेहतर हुई है। थर्ड जो मेन इसका पॉइंट आ रहा है वो है प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट। मतलब बायोलॉजी ही की मदद से हमने क्या किया कि अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व किया है, अब जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट को मैनेज किया है, और जो मतलब आज से कुछ टाइम पहले जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी उनकी जो है स्पीशी, उसको क्या किया है, नंबर को इंक्रीज़ किया। इसके अलावा हमने अपने माहौल को प्रोटेक्ट किया है बाय यूजिंग द बायोफिल्टर्स। जहाँ पे हम माहौल को बिगाड़ें वहाँ पे हम उसको प्रोटेक्ट करने भी करते जा रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि बायोलॉजी की ये जो सर्विसेज हैं, इनने जो है ना स्टैंडर्ड्स जो हैं लिविंग के वो इंक्रीज़ किए हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट प्रोडक्शन की। तो प्लांट प्रोडक्शन जो है वो कैसे ट्रिमेंडसली इंक्रीज़ हुए कि जो पहले से मौजूद वेराइटीज़ थी, मतलब किस्में थी, नस्लें थी पौधों की, उनको हमने क्या किया, इंक्रीज़ कैसे किया कि उनको हमने जो है ना इस तरह के इस काबिल बनाया कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सकें, और दूसरा उनमें जो बीमारी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत है उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, तो फिर ताकि उसको फिर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसको एज अ फूड के तौर पे यूज़ कर दिया जाए। हुआ क्या था कि जो प्लांट और एनिमल जो ब्रीडर्स होते हैं, मतलब जो इनको पालने वाले होते हैं, जो इनको लगाते वगैरह हैं पौधों को, एनिमल्स को पालने वाले और पौधों को लगाने वाले ब्रीडर्स जो हैं, उन्होंने एक स्पेशल टेक्निक यूज़ की जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है कि उन्होंने सिलेक्ट किए कुछ जीन्स, वो जीन्स जो कि क्या कर रहे थे, किसी मतलब हम कहते हैं कि अच्छे, जैसे हम कहते हैं कि कोई पौधा है, ठीक है, गंदम का, तो उसकी जो नस्ल है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा उसका बीज पैदा होता है, मोटा बीज पैदा होता है, अच्छा बीज होता है। ठीक है, तो उसके बीज को जो पैदा करने वाले, जो बनाने वाले जीन्स हैं, तो ब्रीडर्स ने क्या किया, उन जीन्स को लिया और उनको देन इंट्रोड्यूस करवाया जो दूसरी वीट की किस्म है उसके अंदर। और इससे क्या हुआ कि उस दूसरी वाली किस्म ने भी क्या किया, अच्छे बीज जो हैं, हेल्दी बीज जो हैं वो प्रोड्यूस किए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स के अंदर भी जो है ना, मतलब जैसे शीप हैं, कौ है, कि तो जो गाय जो हमें ज़्यादा दूध देती है, या उसके जो है ना प्रोटीन उसके जो है वो ज़्यादा है, कंटेंट वाली है, तो हम उसके जो अच्छे जीन्स हैं वो निकालते हैं और उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो वो ऑर्गेनिज़म भी क्या हो जाता है, हमें ज़्यादा मीट और ज़्यादा जो है वो मिल्क क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसमें बेसिकली इस जो है ना, ये जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में जो है ना जेनेटिक्स के रूल्स यूज़ किए जाते हैं, जीन्स वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है, और इसी की वजह से हमने वीट है, राइस, कॉर्न, चिकन, काऊ, शीप वगैरह इनकी क्या की, बेहतर वेराइटीज़ को प्रोड्यूस किए। अब जैसे कि पोल्ट्री से रिलेटेड अगर आप देखें तो आप चिकन खाते हैं, ठीक है, ब्रॉयलर्स जिन्हें कहते हैं, तो वैसे अगर देखा जाए
तो अगर मतलब हर वक्त आपको अंडे और जो चिकन है वो अवेलेबल होता है, ठीक है, मार्केट्स वगैरह के अंदर। तो अगर वैसे देखा जाए या कुछ अर्सा पहले की बात देखी जाए तो लोगों ने बस घरों में मुर्गियाँ पाली होती थी और वही जो है न मतलब कम अमाउंट में होती थी और वो कम जो है वो अवेलेबल होती थी, एग्स एंड मीट बोथ। लेकिन आजकल जो है वो अवेलेबल होती हैं, क्योंकि जो पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं जो कि मुर्गियों को पालने वाले हैं, उन्होंने भी इस टेक्निक को यूज़ करके क्या किया है, ब्रॉयलर्स को डेवलप किया है। और वो ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, एक तो नंबर में ज़्यादा होते हैं और वो हमें फ़ौरन से चिकन प्रोवाइड करते हैं और जो है एग्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आपको आजकल जो है वो ईज़िली अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट इसका और क्या है, ये जो टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें अच्छा इसके अलावा हमने क्या किया, अपने पौधों के अंदर ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। जैसे हम कहते हैं फ़र्ज़ करें कोई फंजाई है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहा है, प्लांट को अटैक कर रहा है और प्लांट को डिस्ट्रॉय करके उसको बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। अब हमने उस प्लांट के अंदर ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं जो जीन्स क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फंजाई के अगेंस्ट क्या करेंगे, फ़ाइट करेंगे और उसके अगेंस्ट पौधे को रेजिस्टेंट बनाएंगे। मतलब पौधे में इम्यूनिटी डेवलप करेंगे कि वो उनके अगेंस्ट जो है वो फ़ाइट कर सके, उसको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो अब ये जो ऐसी टेक्निक होती है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो है ना अपने जो डिज़ायरेबल करैक्टर्स होते हैं उनके जो जीन्स होते हैं वो अपने किसी ख़ास एक पौधे में, किसी प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर जो है वो उसको ऐड करते हैं और इस टेक्निक को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब किसी दूसरे के जीन को लेकर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाने को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब अगर प्लांट जिसके अंदर वो हमने बाहर से कोई डीएनए के जो है ना उसी पे जो हैं वो जीन्स मौजूद होते हैं, तो डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है उसके सेल के अंदर, तो ऐसे पौधे को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब बाहर से किसी और पौधे का जीन लेकर, डीएनए लेकर हमने उस पौधे के अंदर ऐड किया, जिस पौधे को हम चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे। अब हमने वो ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया, अब हमने उस ट्रांसजेनिक प्लांट को आगे मज़ीद प्रेपोगेट करना है। प्रेपोगेट होता है मतलब हमने उसको मज़ीद फैलाना है, उसको बढ़ाना है उसके नंबर को, तो हम उसके लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोनिंग। तो बेसिकली क्लोनिंग जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पता होगी, उसकी जो है वो एक टाइप होती है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि मतलब एक ऑर्गेनिज़म है तो उसके जैसा सेम जेनेटिक मटेरियल वाला हम दूसरा ऑर्गेनिज़म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो डॉटर सेल होगा वो टोटली एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की। इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। इस तरह से हम डिफरेंट क्लोन्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो हम ट्रांसजेनिक प्लांट को उसका नंबर बढ़ाते हैं। पहला क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज़ की, उससे हमने ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किए। ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करने के बाद हमने उन ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रेपोगेट करवाया थ्रू क्लोनिंग। मतलब हमने उनके क्लोन्स बनाए। मतलब अब वो जहाँ पे वो एक दो पौधा था, वो उनका क्या हो गया, पूरे का पूरा खेत हो गया, ठीक है। और इसी के साथ हम जो है यूज़ करते हैं स्पेशल टेक्निक जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक मतलब वो क्लोनिंग के लिए कह रहे हैं कि हम क्लोनिंग कैसे कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है कि आपने भाई उस प्लांट का जो हम चाह रहे हैं कि ये हमें ज़्यादा नंबर में मिले, तो हम उसका कोई टिश्यू लेंगे और उसको क्या कर देंगे, उसको ग्रो करवाएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो वो वैसे ही पूरा प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी का क्या और रोल है। ये अभी तक हम जितने पॉइंट्स देख रहे हैं, आपने पहले 3 पॉइंट्स देखे थे कि सर्विसेज क्या है बायोलॉजी की मैनकाइंड के लिए। पहला था इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, ये अभी हम वही देख रहे हैं, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन का, ठीक है। अब फूड प्रोडक्शन में हमने देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है भाई, क्लोनिंग होती है, टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है। अब हमने कहा है कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ पेस्ट जो कि क्रॉप्स पे अटैक करते हैं, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स क्रॉप्स पे अटैक करते हैं, उनकी जड़ों को खोखला कर देते हैं, कुछ फंगस होते हैं जो अटैक कर देते हैं। यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है पैथोजेनिक। पैथोजन का वर्ड यहाँ जहाँ पे भी आएगा तो उसका मतलब होता है डिजीज़ काजिंग एजेंट, जो बीमारी पैदा करने वाला होता है, चाहे वो फंजाई हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, इंसेक्ट हो, कोई भी। अब जो प्लांट पे आपने अक्सर देखा होगा, पौधों की जड़ों वगैरह पे या वैसे ही पत्तों पे अक्सर, या उसकी जो स्टेम है उस पर फंगस लगी होती है, ठीक है, या फिर कीड़े मकोड़े फिर रहे होते हैं, या उसके साथ पौधों की आपने देखा होगा अक्सर जड़ी बूटियाँ सी उगाती हैं ये क्रॉप्स के अंदर। तो वो क्या करती हैं, जो मेन पौधा होता है हमारा, उसकी जड़ों को खोखला कर देते हैं,
लीव्स को कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है पौधा मुतासर होता है। पौधा मुतासर होगा तो हमें पैदावार नहीं मिलेगी। तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है वैसे, तो इसके लिए हम लोग जो है ना वो स्प्रे करते हैं। आपने सुना होगा गंदम केक पे भी स्प्रे किया जाता है, पौधों पे भी जो फलों वाले होते हैं स्प्रे किया जाता है। उन स्प्रे को हम कहते हैं फंगीसाइड्स भी कहते हैं और इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं। फंगीसाइड्स जो कि फंगस को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है केमिकल, और इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो कि पेस्ट वगैरह को, वीड्स को, जड़ी बूटियों को या इंसेक्ट्स वगैरह को जो किल करता है वो इंसेक्टिसाइड होगा। अब दूसरी बात है कि अब हमने ये केमिकल्स तो स्प्रे कर दी, लेकिन ये केमिकल जो हैं ये टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि ये जब हम कहते हैं एक तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करेंगे, कैसे कि भाई वो खेत पे भी गिरे हैं, जब बारिश होगी तो वो फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो बह के कहाँ पे जाएंगे, सॉरी फर्टिलाइज़र्स के गई हों, ये पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वाटर के बॉडीज़ के अंदर जाएंगे और वहाँ पे वो क्या करेंगे, उनको भी डैमेज करेंगे। और इसी तरह से अगर वो हम सब्ज़ी फल जो है वो इसी स्प्रे वाला अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे ह्यूमन की जो हेल्थ है वो भी क्या होगी, उस पर भी बुरे असरात जो हैं वो आएंगे। अच्छा, अब और एक और इम्पॉर्टेंट जो आता है, एक तो ये कि वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन काज करेंगे, वो स्प्रेज जो हैं साथ में ह्यूमन हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो केमिकल्स होते हैं, मतलब हम देखें हर सीज़न में हम गंदम उगा रहे हैं, हम हर सीज़न में मकई उगा रहे हैं, हम हर सीज़न में बार बार एक ही स्प्रे जो है वो पौधों पे करते जा रहे हैं। अब वो जो पौधों पे जो है वो फंजाई है, वो इंसेक्ट है, वो वीड जो है वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंट हो जाएगी। वो अपने अंदर ऐसे जीन्स पैदा कर लेगी जो कि उस स्प्रे का उस ऑर्गेनिज़म पे असर ही नहीं होने देगी। जब उस ऑर्गेनिज़म पे असर ही नहीं होगा तो वो तो मतलब जितनी मर्ज़ी स्प्रे कर रहे हैं वो तो ख़त्म नहीं होगा ना, वो तो पौधे को कॉन्स्टेंटली जो है इफ़ेक्ट करता रहेगा। तो ये जो स्प्रेज वगैरह हैं ये भी कुछ मतलब ठीक नहीं बैठते, उस जो है ना उसको सही तरह से जो है प्लांट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। अब एक नई टर्म, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्निक यूज़ की जा रही है, जिसकी वजह से हम जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है फंजाई को, इंसेक्ट्स को, जो है इनको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। उसका नाम है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या होता है कि हम एक ऐसा मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम कंट्रोल करते हैं, मतलब फंजाई हो गया, हम कहते हैं कि पेस्ट्स हो गए, हम कहते हैं इंसेक्ट्स होंगे, हम इनको कंट्रोल करते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से। समझ आ रही, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल मतलब लाइफ ही कंट्रोल करती है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। अच्छा, जैसे इन्होंने नेक्स्ट आप देखें तो इसमें क्या किया जाता है कि जो पेस्ट वगैरह होते हैं, जो कि कीड़े होते हैं जो फसलों वगैरह को खाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को यूज़ करते हुए। अब उनको वो कैसे इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ये जो पेस्ट होता है और जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज़म जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, दोनों आपस में एक दूसरे को कम्पीट करते हैं, कंपटीशन होता है इनका, जिसकी वजह से जो हमारा ऑर्गेनिज़म होगा वो पेस्ट को क्या कर देगा, किल कर देगा। या फिर क्या होता है कि जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया होता है ऑर्गेनिज़म, वो क्या करेगा, उसको किल कर देगा जो पेस्ट होगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल है, आपको मज़ीद क्लियर होगा कि एक एफिड जो होती है, एफिड क्या होती है, इसको हम प्लांट लाइस भी कहते हैं। सब्ज़ से कलर का एक कीड़ा सा होता है, आगे छोटा सा कीड़ा होता है, उसके आगे मुंह जो है वो पतली नोक सी होती है। तो ये क्या करता है, पौधों के अंदर आप जो है ना करता है, सुराख करता है अपनी वो चूंच से। चूंच क्या होती है, एक समझ लें कि एक जैसे सुई की तरह की उसकी आगे से चूंच सी बनी होती है छोटी सी। तो वो क्या करता है, पौधों को में सुराख करता है और पौधे के अंदर से जो फ्लोएम होता है, उसके जो हैं फ्लोएम सेल्स होते हैं जहाँ पे वो जो शुगर ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, तो वहाँ से ये क्या करता है, उस शुगर को सक करता है, उस फूड को ये सक कर लेता है, खींचता है और पीता है, मतलब ये पौधे को नुकसान पहुँचा रहा है। अब इस एफर्ट जिसको हम प्लांट लाइस कहते हैं, इसको हम कंट्रोल करें कैसे, वेस्प के थ्रू। वेस्प क्या होती है पता होगा आपको, बीट को कहते हैं। तो ये जो वेस्प होती है ये एफिड को पैरासिटाइज़ करती है, ठीक है, उसको हार्म पहुंचाती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। तो इसी तरह से वो जो वेस्प है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रही है, कैसे कि वो इस प्लांट लाइस को ख़त्म कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है कि कहते हैं कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं इनको भी हम बायो पेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ करते हैं, कि मतलब कुछ बैक्टीरिया हम खुद जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं खेतों में, फसलों में, पौधों पे, जहाँ पे वो क्या करते हैं, पेस्ट को रिमूव करते हैं। अब ये जो प्लांट्स के अंदर हमने भी कितने मेथड्स पढ़ेंगे, हम डिफरेंट इफ़ेक्टिव मेथड जो हैं वो यूज़ करते हैं किसी एक ख़ास तबाहकुन बीमारी के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम उसको भाई कोई बीमारी आई नहीं,
तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर टीवी वगैरह के अंदर कमर्शियल चल रहे होते हैं, जैसे अभी ये टिड्डी दिल का जो है वो काफ़ी हुआ हुआ है, ठीक है। तो उसकी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा रही है कि इस तरह से उसको करें, ये वाले स्प्रेज वगैरह यूज़ करें, उसको भगाएं किसी तरह से। तो मतलब हम अवेयरनेस भी लोगों को बचाते हैं, साथ में हम ऐसे केमिकल्स भी देते हैं ताकि लोग जो हैं वो यूज़ करें और उसको किल करें। इसके अलावा हम और जितने भी पॉसिबल मेथड होते हैं किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो मतलब उसको हम कहते हैं पूरा एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है कि एक मैनेजमेंट जो की जाती है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब वैसे भी होता है कि मिला जुला होना, मतलब हम भाई क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस भी यूज़ कर रहे हैं, हम मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं, हम ड्रग्स भी यूज़ कर रहे हैं, हम हर तरह से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई जो एक बीमारी है उसके अगेंस्ट जो है वो क्या कर सकें, हम अपने ऑर्गेनिज़म को बचा सकें। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अलावा एक और टेक्निक यूज़ की जाती है जिससे भी हम जो है उसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही है। और ये बेसिकली क्या होता है कि जो प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको इन्हेंस करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है, और अभी इसका तजर्बाती वो क्या कहते हैं बेसिस पे ही है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक बेसिकली वो टेक्निक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कि हम देखें, हमने प्लांट्स को ग्रो करना होता है कि सॉइल के अंदर। अब सॉइल के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये टेक्निक करते हैं। हम क्या करते हैं कि प्लांट्स को हम करते हैं वाटर के अंदर ग्रो करवाते हैं। मतलब हमने क्या किया, जैसे कि आप लैब्स वगैरह के अंदर देखें जो, या सर्टेन ऐसे खेत बनाए होते हैं लैब्स के अंदर जहाँ पे कुछ जो है ना स्पेसिफिक क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है। तो हम क्या करें, वहाँ पे हम एक कोई भी हमने पौधे जो हैं वो ग्रो करवाएं। हमने बड़े बड़े कंटेनर्स लिए, ठीक है। उन कंटेनर्स के अंदर हमने क्या रखा, पानी डाला, और उस पानी के अंदर हमने क्या किया, नीचे से जो है हमने उनको जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की, मतलब एयर भी हमने उनको क्या किया, प्रोवाइड की। और उसमें हम जो न्यूट्रिएंट्स देखना चाह रहे हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स के इन पौधों पे क्या इफ़ेक्ट है, तो हमने वो पौधे लगाए, पौधे रखे, और उसमें हमने वो पानी डाला, और साथ ही साथ हमने उस पानी में एयर भी शामिल की। मतलब हमने कोई ऐसा होल रखा जिससे वो जो एयर है वो कॉन्स्टेंटली उस पानी के अंदर शामिल होती रहे, और उस पानी के अंदर हमने जो डिज़ायर्ड साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड कर ली, और देखा कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है, वाटर होता है, का मतलब वो टेक्निक जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं वाटर के अंदर टू चेक द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अच्छा, इस टेक्निक को वैसे जो है ना एस्ट्रोनॉट्स, खलाबाज जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, और वो मतलब जो होता है हला में इसको स्पेस में यूज़ करते हैं, और उससे इसी टेक्निक से वो सब्जियां वगैरह भी ग्रो करते हैं कि मतलब ज़ाहिर सी बात है पानी में ग्रो करवा लेते हैं डिफरेंट सब्जियाँ। इसी तरह से हमने फूड को जो है वो प्रिजर्व भी किया है डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए भी, ताकि हमारी खुराक जो है वो प्रोटेक्ट और ख़राब होने से बच जाए, ठीक है। अच्छा, इस पे हमने एक जो टेक्निक यूज़ की है जो है पास्चराइजेशन, जो पास्चर ने डेवलप की थी, लुईस पास्चर ने। इसमें क्या किया गया था, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं अगर हम उनको सर्टेन टेम्परेचर तक सर्टेन टाइम के लिए जो है वो हीट करेंगे तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो क्या होते हैं, किल होते हैं। और आप खुद भी इस बात के वो हैं कि आप लोग खुद भी घरों में ये कर रहे थे, दूध को अगर हम उबाल के रखेंगे, ठीक है, तो उसको एक ख़ास टेम्परेचर पर सही उबालेंगे तो उसको काफ़ी देर तक जो है वो प्रिजर्व रह सकता है बनिस्बत एक जो है सिंपल दूध के जिसको बॉयल ना किया। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक जो था हमारा सर्विस ऑफ मैनकाइंड में फूड प्रोडक्शन, ये सारा रिलेट कर रहा है फूड प्रोडक्शन के। फूड प्रोडक्शन कैसे जो है वो इंक्रीज़ हुई है, किन किन बातों से। अभी हमारी जो नेक्स्ट आ रही है स्लाइड वो है डिज़ीज़ कंट्रोल, कि हमने कैसे जो है वो बायोलॉजी की हेल्प से डिफरेंट डिज़ीज़ को कंट्रोल किया है। तो इसमें शॉर्ट आपको बताती हूँ, आपको पता होगा कि डिफरेंट वेरियस तरीके हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू, ड्रग्स, जीन थेरेपी के थ्रू जो है हमने डिज़ीज़ को कंट्रोल किया। सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब एहतियाती तदाबीर। हमने क्या किया कि हमने डिज़ीज़ के बारे में पढ़ा, रिसर्च की बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है, और फिर हमें पता चला कि भाई ये बीमारी है, ये इस ऑर्गेनिज़म की वजह से होती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। बीमारी से पहले उसकी जो है एहतियाती तदाबीर का पता होना ज़रूरी है, और कहते हैं कि बीमारी से बेहतर है इलाज से बेहतर एहतियात है।
तो वही जैसा कि आजकल भी आप लोग जो है कोविड-19 के सिलसिले में भी आप लोगों ने यही देखा होगा कि हम जो है वो यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमें अवेयरनेस दी गई है कि इसके ये सिम्टम्स हैं, ये इन वजह से होता है, तो आप इन सब से क्या करें, अवॉइड करें। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अगर हम इनको फॉलो करते हैं, इन सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हम किसी भी डिजीज़ से क्या कर सकते हैं, सेव रह सकते हैं। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दी है एड्स की, तो एड्स आपको पता है कि जो है ना एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जो कि HIV से काज होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये कैसे स्प्रेड होता है, ये सारा कुछ ज़ाहिर सी बात है बायोलॉजी के थ्रू ही पता चला, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स आए थे, जैसे कि हमने कल पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू ही, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही, हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू ही हमें सारी ये पता चली है कि इन बातों को हम अपनाएंगे तो हम जो है डिजीज़ से महफूज होंगे। इसके अलावा जो है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि खून का तबादला होता है एक बंदे से दूसरे बंदे में, तो भी वायरस क्या होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा जो हम कंटेमिनेटेड सिरिंजेस यूज़ करते हैं, मतलब जो गंदी सिरिंजेस होती हैं कि किसी एक फ़र्ज़ करें कि एड्स वाले बंदे का जो है ब्लड लिया गया, उसी सिरिंज से किसी हेल्दी बंदे को जो है वो इंजेक्ट किया गया, तो वो क्या कर सकता है, काज सकता है। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी ये फैलता है, मतलब वही जैसे कैंची वगैरह डिफरेंट औजार जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उनके भी इस्तेमाल से जो है ना ये डिज़ीज़ फैलती है, विदाउट अगर स्टीरिलाइजेशन हम उनको इस्तेमाल करें। इसके अलावा अब हम डॉक्टर हमें कहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ बीमारी तो है, इन वजह से फैलती है, हम क्या करें, प्रिकॉशंस लें, ठीक है, हम एहतियात करें। एहतियात कैसे करें कि हम जो है ना क्या एहतियात हो सकती है कि भाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचा जाए, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम ब्लड का होता है तो उससे पहले उसको चेक करवा लेना चाहिए कि क्या वो फ्री है। इसके अलावा जो सिरिंजेस हैं वो हमेशा जो है वो न्यू इस्तेमाल करनी चाहिए, या फिर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनकी भी स्टीरिलाइजेशन होना, मतलब उनको भी जरासीम से पहले साफ़ करना ज़रूरी है स्पेसिफिक मेथड के थ्रू। इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है कि इसका दूसरी भी एग्जांपल दी है हेपेटाइटिस की, जो कि H वायरस हेपेटाइटिस वायरस से होता है, और ये भी तकरीबन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से ही होता है। और इसका भी यही इलाज है कि आप, मतलब इलाज तो है भाई, वैक्सीनेशन के थ्रू तो हो सकता है, मेडिसिन के थ्रू हो सकता है, लेकिन इलाज से पहले ये हम एहतियात की बात करें कि हम एहतियात से डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी जो है वो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करें आप लोग, थोड़ा फोकस किया करें। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।